जय श्री राम साथियों, बायोलॉजी के इस संकट मोचक सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप इस सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी दोस्तों एसएससी की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि प्रत्येक क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों वेसोक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी है ट्यूबोक्टोमी और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्लेसेंटो। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए न्यूनेटोलॉजी। दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम जो नवजात शिशु होता है उसकी 3 माह तक की आयु का अध्ययन करते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है दोस्तों? तो भैया आपको राइट आंसर देना है न्यूनेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि वेसोक्टोमी क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वेसोक्टोमी नर की जो नसबंदी होती है, नर की नसबंदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? नर की नसबंदी को दोस्तों वेसेक्टोमी कहा जाता है। वेसेक्टोमी। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि मादा की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो भैया मादा की जो नसबंदी होती है उसे कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी। मादा की नसबंदी, मादा की नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। दोस्तों, प्लेसेंटा एक संरचना होती है। इस संरचना का कार्य होता है दोस्तों भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जब छोटा बच्चा दोस्तों जिसे आप भ्रूण कहते हो उसको दोस्तों पोषण करने में यह सहायक होती है। प्लेसेंटा एक परत होती है गर्भाशय में जो मां से बच्चे को पोषण प्रदान करने में सहायक होती है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा न्यूनेटोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था दोस्तों कि जो नर की नसबंदी होती है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे कहते हैं वेसेक्टोमी। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये था कि मादा की जो नसबंदी होती है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों ट्यूबोक्टोमी। भ्रूण के पोषण प्रदान करने में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है दांत, ऑप्शन नंबर बी है रक्त, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हृदय। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दांत। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस सीरीज में आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बिल्कुल फ्री है ये सीरीज। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? तो जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर।
दोस्तों दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी। बात क्लियर है। अगला ऑप्शन है दोस्तों आपका रक्त। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। बात क्लियर है। अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी लीवर। दोस्तों लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम हृदय की। तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि पाचन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी शाखा में किया जाता है। मैं लिखवा देता हूं, पाचन तंत्र का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी शाखा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया किडनी का अध्ययन, तो दोस्तों किडनी का अध्ययन विज्ञान की रीनोलॉजी शाखा में, या फिर भैया मैं कह सकता हूं नेफ्रोलॉजी शाखा में किया जाता है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भैया क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आज के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपकी एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हृदय का जो अध्ययन होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। हार्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी तो कहलाता है। एक शब्द आ रहा है दोस्तों कार्डियो, ये याद करना है, ये आपको याद करना है। ये शब्द उपयोग लिया जाता है दोस्तों हार्ट के लिए, यानी कि हृदय के लिए। इससे आप पता लगा सकते हो दोस्तों यहाँ पर कार्डियो शब्द आ रहा है तो हृदय की जो गतिविधि को दर्शाता है दोस्तों वो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद कर सकते हो आसानी से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि कोई ऐसा यंत्र जो आपकी मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाता हो तो दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि कोई ऐसा यंत्र जो आपकी आंख की गतिविधियों को दर्शाता हो वो है दोस्तों इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि हृदय की गतिविधियों को दर्शाने वाला यंत्र तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाने वाला यंत्र इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, आंख की गतिविधियों को दर्शाने वाला यंत्र इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया है। अगर एसएससी में पूछा गया है तो दोस्तों आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन दोस्तों नोट करने हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सी बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों रॉबर्ट जार्विक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सी बर्नार्ड। दोस्तों सबसे पहले पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण अफ्रीका में किया गया था। कहां पे किया गया था? अफ्रीका में। डेट थी दोस्तों 3 दिसंबर 1967। किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर सी बर्नार्ड ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछा गया। अगर दोस्तों यही बात भारत के लिए पूछी जाए, अगर दोस्तों यही बात भारत के लिए पूछी जाए तो भैया भारत में सबसे पहले पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था दोस्तों। एम्स हॉस्पिटल में किया था और डेट थी दोस्तों 3 अगस्त 1994। बात क्लियर है। रोबोट जार्विक की बात करें दोस्तों तो इन्होंने कृत्रिम हृदय बनाया था। इन्होंने भैया कृत्रिम हृदय बनाया था और उसका नाम रखा था जार्विक 7। क्या नाम रखा था दोस्तों? जार्विक 7 नाम रखा था। रोबोट जार्विक ने कृत्रिम हृदय बनाया था, उसका नाम रखा था जार्विक 7। एक बार और देख लीजिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों डॉक्टर सी बर्नार्ड ने किया था अफ्रीका में। डेट थी 3 दिसंबर 1967। भारत की बात की जाए दोस्तों तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण और डेट थी दोस्तों 3 अगस्त 1994। रोबोट जार्विक की बात करो दोस्तों, इन्होंने कृत्रिम हृदय बनाया था, उसका नाम रखा था जार्विक 7। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जानकारी बार बार आपसे पूछी जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार नहीं लगाया है दोस्तों तो स्टार लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था भैया एसएससी की एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन मिलाते हैं, वह प्रतिस्कंदन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों EDTA, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम साइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम ड्रेक्सटेट और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि ये तीनों के तीनों ही दोस्तों रक्त को जमने से रोकते हैं, ये प्रतिस्कंदन कहलाते हैं। EDTA, सोडियम साइड्रेट और दोस्तों सोडियम ड्रेक्सटेट। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दोस्तों ब्लड से संबंधित है, वो हम बात कर लेते हैं। वो बातें क्या है? पहली बात तो ये है दोस्तों कि आप 21 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। बात क्लियर है। आप दोस्तों एक बार में अपना 10% ब्लड डोनेट कर सकते हो। लगभग दोस्तों 2 सप्ताह बाद में आप पुनः ब्लड दे सकते हो किसी को। तीसरी बात क्या है दोस्तों, आप ब्लड बैंक में अधिकतम 42 दिन तक दोस्तों ब्लड को स्टोर करके रख सकते हो। और दोस्तों जिस तापमान पर आप ब्लड को स्टोर करोगे वह तापमान होगा 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यह आंकड़ा से आपको समझ में आया? मैंने क्या कहा दोस्तों कि आपकी उम्र 21 से ज्यादा और 60 से कम है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। अधिकतम दोस्तों अपने ब्लड का 10% आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। 2 सप्ताह बाद में दोस्तों, मान लीजिए आज आपने ब्लड डोनेट किया, आज के 2 सप्ताह बाद में आप फिर दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। बात क्लियर है। ब्लड बैंक की बात की जाए दोस्तों तो अधिकतम आप 42 दिन तक रख सकते हो। दोस्तों जिस
जिस तापमान पर आप ब्लड को रखोगे वह तापमान होगा दोस्तों 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ब्लड को जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन मिलाए जाते हैं, उस प्रतिस्कंदन का नाम है दोस्तों EDTA। एक है सोडियम साइट्रेट, तीसरा है दोस्तों सोडियम ड्रेक्सट्रेट। बात क्लियर है? आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। मैं आपसे फिर कहूंगा ये सीरीज दोस्तों आपकी एग्जाम का दुख हर लेगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवाता हूँ डिटेल में, इसलिए प्लीज जुड़ जाइए। आपके कोई पैसे नहीं लग रहे यार, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, आप स्वयं देख लीजिए, 1-2 क्लास लीजिए, फिर उसके बाद में डिसाइड करना आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।